हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। पिछले 2-3 दिन नहीं आया वीडियो। वजह ये थी कि हम लोगों का नया ऑफिस सेटअप हुआ है, नए स्टूडियो बने हैं टोटल, क्योंकि हम लोग कई सारे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं उसको लेकर, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई आपको भी। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो यात्रा हुई है अमेरिका में, उसको लेकर कई सारे फैसले हुए, उन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मतलब ये है कि महत्वपूर्ण समझौते क्या हुए, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, तो इन सब के बारे में मैं डिटेल अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 12 और 13 फरवरी को अमेरिका पहुँचे थे। व्हाइट हाउस में यानी वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई और भारत और अमेरिका के रिश्ते को मजबूत करने के लिए और कई सारे मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। अब सवाल होगा कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एलन मस्क से भी मुलाकात हुई। एलन मस्क चूँकि अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो शासन है उसमें बहुत ही प्रमुख की पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और बहुत सारे जो ट्रंप के डिसीजन हैं उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो ये भी मुलाकात हुई है। क्या बातचीत हुई है इसके बारे में डिटेल नहीं बताया गया है, खासतौर पर मस्क के साथ। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं कि किन किन मुद्दे पर अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात और बातचीत जो हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि $500 बिलियन का एक टारगेट रखा गया है व्यापार करने का। कब तक का? 2030 तक का। ये सवाल हो सकता है कि ये जो तय हुआ तो कब तक, $500 अरब का, तो वो है 2030 तक अपना व्यापार को दोगुना करना है, अभी उसका आधा है। और अगर रुपए में करेंगे इसको कन्वर्ट $500 अरब को, तो लगभग 4,15,000 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। ठीक है, तो 2 दिन की ये यात्रा हुई है और हुआ यही है कि व्यापार जो है उसको और बेहतर किया जाए। और अमेरिका ने ये कोशिश की कि वो अपना सामान, क्योंकि अमेरिका के लिए हम भारत के साथ व्यापार जो है नुकसान में है, भारत के लिए काफ़ी फ़ायदे में है, तो वो ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो ड्यूटी वगैरह है वो सब कम हो जाए। ड्यूटी मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी होता है, जो हम सामान बाहर से मंगवाते हैं तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है और कई तरीके से टैक्स लगाती है। एक तो लोकल जो इंडस्ट्री है उसको फलने फूलने के लिए, ताकि उनको नुकसान ना हो, और प्लस सरकार को भी इनकम हो सके। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये की पॉइंट रहा है। और क्या बात हुई है? बात हुई है अमेरिका में जो अवैध भारतीय अप्रवासी हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उसको लेकर। पिछले दिनों भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और पैरों में बेड़ियां बांधकर वहाँ के सैन्य विमान से भारत में भेज दिया गया था। अब तो दूसरा जहाज़ भी अमेरिका का वो लैंड कर चुका है अमृतसर में, और इस बार भी बताया जाता है कि ऐसे ही स्थिति थी। ठीक है, तो ये हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये थोड़ा दबाव डाला कि जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं उनको हम यहाँ से निकालेंगे। भारत ने भी कहा कि अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं तो उनको वापस लेने के लिए तैयार हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। और ये भी बात हुई कि कैसे किस तरीके से जो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मुद्दा है, जो भारत में बहुत सारे एजेंट हैं और पूरे जो इलीगल सिस्टम चल रहा है यहाँ से डोंकी प्रोसेस के ज़रिए अमेरिका भेजने का, उसको कैसे तोड़ा जाए। जो सपना दिखाकर लोगों को भलाया जाता है और भेजा जाता है 50 लाख करोड़ रुपए लेकर, तो उसको ख़त्म किया जाए। तो ये चीज़ें कही गई हैं, ये बातचीत जो है ना वो हुआ है। और क्या मुद्दा है? तहव्वुर राना को लेकर। तहव्वुर राना जो है वो 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ था तो उसका आरोपी है, और तो वहाँ की अदालत ने पहले ही इसको भारत भेजने का फैसला कर चुकी, मतलब फैसला सुना दिया था अदालत ने। तो अब इसकी पुष्टि कर दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इसके लिए आभारी हैं कि एक अपराधी को भेजा जा रहा है, और उसने भारत में बड़े पैमाने पर हिंसा की थी 2008 में। ठीक है, तो यहाँ की न्यायपालिका इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाएगी। अगला मुद्दा क्या है? भारत को F-35 विमान दिया जा रहा है। ठीक है, F-35 विमान। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इस साल के अंत तक इस पर बातचीत हो जाएगी फाइनल। F-35 लड़ाकू विमान, F-35 जो है वो कुछ ही देशों के पास है, जिसको अमेरिका
बेहतर दोस्त मानता है उसके पास है। और ये माना जाता है कि दुनिया के सबसे उन्नत यानी सबसे एडवांस ये लड़ाकू विमान है, ठीक है। तो लेकिन मतलब ट्रंप ने ये कहा कि इस साल जो है वो सैन्य बिक्री बढ़ाएंगे और F-35 जो विमान है वो भारत को देंगे। तो अब भारत पर प्रेशर है और भारत जो है वो खरीद भी सकता है, उम्मीद ही है, क्योंकि इससे पहले हालांकि जो रूस का 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है उस पर बात चल रही थी उसको लेने की। उन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मतलब आपको जितने यूनिट बनाना है उसके लिए टेक्नोलॉजी हम आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ F-35 जो है वो बना बनाया आएगा भारत में, ये अभी तक की जो स्थिति है वो है। और अमेरिका से भारत ने पिछले वक्त में हमारा जो अगर इतिहास देखिए तो फाइटर जेट हमने उससे जो है ना वो नहीं लिए। हालांकि हमने निगरानी ड्रोन, निगरानी विमान, ये सब हमने अमेरिका से परचेज किए हैं, लेकिन जहां हमले की बात आती है ऐसी चीज़ों पर हमले ज़्यादातर रूस पर निर्भरता रखी है अभी तक। अमेरिका से विमान खरीदने में थोड़ा सा एक दिक्कत ये है कि अमेरिका जो है ना, मतलब अगर आपका युद्ध हो रहा है किसी से और आप दूसरे के खिलाफ आपको अपने हथियार का इस्तेमाल करना है तो उससे परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, वो क्लॉज होता है। जैसे कि पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक हुआ था भारत की ओर से पिछले वर्षों में, तो उस दौरान क्या हुआ था, वहाँ F-16 विमान उसका यूज़ कर दिया था पाकिस्तान ने, और इसको लेकर अमेरिका ने सो कॉल्ड नोटिस जारी कर दिया था कि आपने बिना हमसे पूछे हुए F-16 विमान का यूज़ कैसे कर लिया भारत के खिलाफ में, ठीक है। तो अमेरिका जो है ना, अगर कोई सामान बेच भी रहा है तो वो अपनी जो जियोपॉलिटिक्स है, जो भू राजनीति है, उसको ध्यान में रखकर उसका उपयोग करने की शर्तें रखता है। तो ये भी एक संकट है कि भारत को अगर कभी ऐसी नौबत आई कि हमें ऐसे देश से मुकाबला करना है जिसकी दोस्ती अमेरिका से है, तो उस समय संकट में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में जो आर्टिकल्स आई हैं वो कुछ दोस्ती को लेकर बातचीत हुई कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा हमारा विजन है, जो ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से प्रेरित है। तो ये बातें कही हैं। अब भारत चीन का मुद्दा भी यहाँ पर उठा है। भारत चीन के बीच में जो पिछले दिनों सीमा पर यानी बॉर्डर पे जो टेंशन हुआ था उसको लेकर, तो ये जो है वो ये जो बातचीत हुई है, हालांकि अभी तो भारत और चीन के बीच में संबंध थोड़े से बेहतर हुए हैं, बहुत ख़राब थे, थोड़े से ठीक मतलब पटरी पर आई है वार्ता बातचीत। और पिछले दिनों बताया जाता है कि रूस के हस्तक्षेप के बाद चीन और भारत की जो है ना वो मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन सब की, जो विदेश सचिव हो गए, इसके अलावा और भी तमाम जो अलग अलग लेवल पर जो बातचीत होती है, कूटनीतिक बातचीत जो होती है, डिप्लोमेटिक जो डायलॉग है, वो सब बेहतर ढंग से चल रहा है। और अब तो दोनों देशों ने ये भी तय किया है कि विमान जो है एक दूसरे के यहाँ आए सीधे तौर पर, और साथ में जो चीन के लोग हैं उनको भारत में वीज़ा आसानी से मिले और भारत के लोगों को चीन में वीज़ा आसानी से मिले। ये सब चीज़ें हुई हैं सीमा पर यानी बॉर्डर पर जो टेंशन है उसको ख़त्म करने और कम करने की बातचीत हुई है। डी एक्सलेशन यानी पीछे सीमा पर जो सेना है दोनों तरफ से पीछे भी हटी है। तो ये स्थिति है। लेकिन ट्रंप जो है ना, यहाँ पर ये खास बात है, वो कह रहे हैं कि जब मैं सीमा पर होती हुई झड़पें देखता हूँ जो बहुत हिंसक है, तो मुझे लगता है कि अभी भी चल रहा है और अगर मदद कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी और इसको बंद किया जाना चाहिए, ये जो तनावपूर्ण स्थिति होती है सीमा पर वो। लेकिन अभी भारत ने जो है ना अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश की है और चीन भी कोशिश कर रहा है कि जो व्यापार है वो बढ़े भारत चीन के बीच में, टेंशन जो है वो कम हो। मोदी ट्रंप के बीच में जो मुलाकात हुई है उस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई है और ट्रंप ने कोशिश की है कि जो विवाद है वो सुलझाया जाए, युद्ध जो है वो ख़त्म हो, इसको लेकर चीज़ें चल रही हैं, बातचीत चल रही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो है वो शांति के पक्षधर हैं और दोनों देशों के संपर्क में रहे हैं और बातचीत से ही पूरा समाधान होना चाहिए दोनों देशों का जो विवाद है, युद्ध है वो।
अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि यूक्रेन इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है, ठीक है। रूस की स्थिति भी डमाडोल हुई है आर्थिक तौर पर, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नुकसान अगर हम कहेंगे तो वो हुआ है यूक्रेन का। यूक्रेन की बड़ी आबादी को पलायन करना पड़ा है। वहाँ यूक्रेन बहुत बड़ा अनाज का एक्सपोर्टर हुआ करता था, अब उसकी स्थिति खराब हुई है, अब उसको अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। वहाँ की इंडस्ट्री तबाह हो गई है, मतलब बहुत बुरे दौर में यूक्रेन है। और यूक्रेन ने युद्ध क्यों किया? यूक्रेन ने युद्ध इसलिए किया कि उसे नेटो की मेंबरशिप चाहिए थी, और उसको पुचकारा गया बिल्कुल ढंग से अमेरिका की ओर से, जो पूर्व इससे पहले जो सत्ता थी बाइडेन की उस दौरान, और साथ में यूरोप पर प्रेशर था, और यूरोप ने भी जो है इस युद्ध के उन्माद में एक तरह से साथ दिया यूक्रेन का, ठीक है। लेकिन उसका असर जो है ना यूरोप को भी झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन तो बर्बाद हुआ है, और अब जिस बात पर ये पूरा युद्ध लड़ा यूक्रेन ने, ज़बरदस्ती किया, मतलब पुतिन का ये कहना था कि आप जो है वो हमें आगे आने वाले वक्त में ख़तरा हो सकता है अगर हमारा ठीक करीबी देश इतना बड़ा यूक्रेन जो है वो अगर नेटो के साथ होता है तो हमारी राजधानी तक पहुंच बहुत आसानी हो सकती है अगर नेटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन। तो मुद्दा पूरा इसी बात पर युद्ध शुरू हुआ था कि नेटो का मेंबरशिप ले यूक्रेन, और रूस इसका विरोध कर रहा था, और इसी वजह से रूस ने अटैक किया था। अब देखिए पिछले दिनों जो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जिसको हम लोग डिफेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, तो उन्होंने बयान भी जारी किया था और कहा था कि अब की स्थिति में नेटो में मेंबरशिप जो है ना वो संभव नहीं है यूक्रेन के लिए। अब मतलब क्या हुआ, और साथ में ये भी बात कह दी कि 2014 की जो स्थिति थी उससे पीछे हटना ठीक नहीं है, संभव नहीं है। 2014 की स्थिति क्या है, अब आप समझिए कि 2014 में क्या हुआ था कि रूस ने जो क्राइमिया इलाका है यूक्रेन का उस पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद से अभी तक कब्जे में है रूस के, ठीक है। और उसके बाद जब अभी युद्ध शुरू हुआ पिछले कुछ सालों में यूक्रेन के साथ, तो यूक्रेन की 20% से ज़्यादा ज़मीन पर, 20 से 25% पर रूस ने कब्जा कर लिया। तो अब अगर ये युद्ध खत्म होता है तो इसका नुकसान किसको होगा? यूक्रेन को ही होगा। कुछ फ़ायदा नज़र मिला नहीं और बर्बाद बुरी तरीके से आर्थिक तौर पर हो गया। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूक्रेन को कह चुके हैं कि इतना हम मदद कर रहे हैं तो इसके बदले में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो देना होगा, सौंपना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो उसकी संपदा है, भू संपदा है, तो वो उस पर नज़र अमेरिका की हो गई है। मतलब पूरे तरीके से यूक्रेन जो है मोहरा बना और बर्बाद हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। असैन्य परमाणु समझौते को लेकर भी चर्चा हुई दोनों देशों के बीच में कि दोनों देश जो हैं वो अमेरिकी डिज़ाइन वाले परमाणु रिएक्टर का निर्माण के लिए भारत में स्थानीयकरण करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और उसके जरिए सहयोग बढ़ाएंगे। और ये भी है कि जो असैन्य परमाणु जो यूनिट्स हैं यानी रिएक्टर हैं बिजली बनाने के लिए, वो बड़े पैमाने पर भारत में लगेंगे अमेरिका के टेक्नोलॉजी के जरिए। अभी तक क्या है कि हम लोग रूस के जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके, और जो जैसे कुडम जो में जो प्लांट लगा है अभी उस पर काम चल ही रहा है, कई सारे स्टेज उसके बन ही रहे हैं, कुछ उसके हिस्से स्टार्ट हो चुके हैं तमिलनाडु में। तो इसके अलावा बहुत सारे देश में जितने ज़्यादातर जो हैं वो रूस के डिज़ाइन पर बने हुए हैं। भारत ने अपना डिज़ाइन भी बनाया हुआ है और उसका एक यूनिट जो है ना उसको चालू किया है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत जो है ना वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी को लेकर भारत जो है ना इसमें ये बिजली उत्पादन का काम करेगा, ठीक है। नागरिक अंतरिक्ष सहयोग, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई दोनों देशों के बीच में, और ये है कि भारत और अमेरिका ने इस साल को 2025 को नागरिक अंतरिक्ष सहयोग में महत्वपूर्ण एक ईयर बताया है, साल बताया है। और एक अंतरिक्ष यात्री को नासा के ज़रिए भेजा जाएगा ISS पर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, और इसके साथ साथ
भारत और अमेरिका के संयुक्त रूप से एक निसार मिशन भी लॉन्च करने की योजना है, उस पर भी ये चर्चा हुई है, ये बातें हैं। ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें थी धीरे धीरे हम लोग ना रूस की ज़्यादा करीब थे एक तरह से, अब हम अंतरिक्ष के मामले में भी हम धीरे धीरे अमेरिका के करीब होते जा रहे हैं। ठीक है। जो ये अंतरिक्ष यात्री हैं, जो गगन यान मिशन जो भारत ने बनाया हुआ है, और तो उसके लिए जो तैयारी है, उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो रूस में दी गई थी, जो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के जवान को। और उसके बाद अब ये बातचीत हुई है कि जो है वो नासा जो है ना वो भेजेगा स्पेस में। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। क्वाड पहल को भी लेकर बातचीत हुई है। क्वाड की समिट होने वाली है 2025 में भारत में। ये समिट भारत की 2024 में ही होने वाली थी, लेकिन 2024 में चूँकि अमेरिका में चुनाव था, राष्ट्रपति चुनाव था, तो उस वक्त राष्ट्रपति बाइडन ने ये कहा कि ऐसा करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो 2024 वाला भारत की जगह अमेरिका में हुआ था और 2025 का अमेरिका में की जगह अब भारत में होगा। तो ये हुआ कि उन तमाम मतलब ये जो मीटिंग है क्वाड की, यानी क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है, उसको लेकर ये मीटिंग इस बार भारत में होगी और ट्रंप जो है ना वो हिस्सा लेने के लिए भारत में आएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं इस बातचीत के दौरान। ठीक है। तो महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी मैंने बताया आपको, और इसका पीडीएफ भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, काफ़ी डिटेल में है, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत काम आएगा। अगर हम देखें भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध को लेकर, तो देखिए अगर हम शुरू से देखेंगे, जब आज़ादी मिली भारत को ब्रिटिशर्स से 1947 में, तो उसके बाद भारत ने तुरंत औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद हालांकि भारत ने गुटनिरपेक्षता का रुख अपनाया था। एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ अमेरिका थे। दोनों में जो है शीत युद्ध जो है उस वक्त शुरुआत ही हो गई थी धीरे धीरे। तो भारत ने सोचा कि हम किसी तरफ नहीं जाते, हम गुटनिरपेक्ष रहते हैं, नॉन अलायंड मूवमेंट NAM, उसकी शुरुआत जो है वो भारत की ने कोशिश की थी। तमाम जो उस वक्त के बहुत सारे लीडर्स थे दुनिया के, उनके साथ मिलकर। हालांकि जब शीत युद्ध अपने चरम पे था, तब जो है सोवियत संघ के साथ जो हमारे एक संधि हुई थी, ख़ासतौर पे 1971 में भारत सोवियत शांति मित्रता और सहयोग संधि, उसके बाद से थोड़े अमेरिका से तनावपूर्ण रिश्ते हो गए थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिस वक्त बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश एक देश बना, उस दौरान तो वो अमेरिका जो है पाकिस्तान के बिल्कुल साथ था और अपनी जो नौसेना के एक फ्लीट है वो भेज दिया था पाकिस्तान के प्रोटेक्शन में। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि हमारी संधि हो गई थी रूस के साथ, और ये तय था कि अगर भारत पर हमला होता है तो रूस पर हमला माना जाएगा, और यानी सोवियत संघ पर माना जाएगा हमला, और सोवियत संघ पर हमला होता है तो भारत मानेगा कि भारत पर हमला हुआ है। तो इस नाते उस वक्त रूस ने अपनी फ्लीट भेज दी थी नौसेना की, और उसकी वजह से क्या हुआ था कि एक बड़ी मदद मिली और भारत ने जो जीत हासिल की और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था उस दौरान। ठीक है। शीत युद्ध जब खत्म हुआ, यानी जब सोवियत संघ विघटित हो गया, तो उसके बाद धीरे धीरे रिश्ते में बेहतरी होते रही, सुधार होते गए, और ख़ास तौर पर जब भारत ने आर्थिक सुधारों को अपनाया, ग्लोबलाइजेशन के उस नीति पर भारत जो है जब चला, तो फिर संबंध बेहतर हुए। यहाँ तक कि कुछ थोड़े से तनाव हुए 1998 में, जब भारत ने जो है परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में। लेकिन फिर वहाँ के जो उस वक्त राष्ट्रपति थे वो बिल क्लिंटन, वो भारत की यात्रा पर आए, और फिर साझेदारी जो है ना वो बेहतर ढंग से हुई, चली। ठीक है। और फिर 2008 में असन्य परमाणु समझौते हुए थे, और तो ये सब चीज़ें बाद में फिर इसे देखने को मिली। अभी हाल में बाइडन की सरकार के दौरान जो है ना वो भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते थोड़े बहुत मतलब तनावपूर्ण होने लगे थे। जब पन्नून वाला मामला जो सामने आया, पन्नून के मामले की बात हमने पिछले दिनों करंट अफेयर्स में की थी,
आपको पता होगा पन्नून, अमेरिका ने ये आरोप लगाया है कि पन्नून को मारने में भारत की जो एजेंसी है वो उसके इन्वॉल्वमेंट था, उसकी वजह से जो है भारत के कई सारी जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं उनको समन जारी कर दिया था अमेरिकी अदालत ने। यहाँ तक कि जो एनएसए हैं उनको भी समन कर लिया था। तो इसके बाद तनावपूर्ण स्थिति हुई थी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद क्या हुआ है कि रिश्ते थोड़े मधुर हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्रंप जो है ना बहुत ही हार्ड बार्गेनर है। तो कहीं ना कहीं व्यापार में जो है वो अपनी और अपना हिस्सा ज़्यादा चाह रहे हैं। इस पूरे मसले पर ये देखने को मिला है। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच में जो अभी बातचीत हुई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके एग्जामिनेशन के लिए जो मैंने बताया आपको। ओके, इसका आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससीएस हो, स्टेट पीसीएस हो या रेलवे, टीचर, पुलिस, इन सब के, तो एसएससी के, तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शार्प लर्निंग का ऐप है। शार्प लर्निंग ऐप में दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक स्पीसीज मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान, तो जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है। बेसिक मेंबरशिप प्लान जो है ना वो आपको मदद करेगा एसएससी, रेलवे, टीचर, पुलिस, इन सब के लेवल के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। क्वेश्चन होगा, किस देश के मार्सेल शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नए महा वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? काउंसलेट का वहाँ पर उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? आंसर होगा फ्रांस। ये फ्रांस का शहर है मार्सेले। ठीक है, ये फ्रांसीसी शहर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फ्रांस की यात्रा पर थे। 12 फरवरी को जो है उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस काउंसलेट का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये कहाँ पर है? अगर हम मैप के ज़रिए देखेंगे तो आपको मैं बताता हूँ मार्सेले जो शहर है वो कहाँ पर है। पहले चलते हैं फ्रांस, ये प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं यूरोप की ओर। यूरोप में ये पूरा यूरोपीय देश है, उसमें ये फ्रांस आपको दिख रहा है। मार्सेले जो है ना वो यहाँ पर है, इस तरफ है, और एक वहाँ पर काफ़ी बड़ा बंदरगाह भी है, इम्पॉर्टेंट, भूमध्य सागर में के करीब में इस जगह पर मार्सेले है। ठीक है, बड़ा बंदरगाह भी है वहाँ पर। तो ये काउंसलेट का उद्घाटन किया गया है। और तो आप सोचेंगे, एक सवाल आपके मन में ये भी हो सकता है कि जो एम्बेसी है यहाँ पर और फिर ये काउंसलेट का क्या मतलब हुआ? देखिए क्या है कि एम्बेसी जो है वो उसकी ज़्यादातर राजधानी में होती है। ठीक है, पेरिस में एम्बेसी है, लेकिन भारत और फ्रांस के बीच में रिश्ते इतने ज़्यादा बेहतर हैं कि वहाँ के लोगों का आना और जाना, इसके अलावा व्यापार वगैरह वो बड़े पैमाने पर हो रहा है, और देश भी बड़ा है, और पेरिस जो है इस जगह पर है। तो एक यहाँ भी काउंसलेट है, वहाँ महा वाणिज्यिक दूतावास हिंदी में कहते हैं उसको, और यहाँ इसके रेंज होगा। अगर इस इलाके के, खास इलाके के लोगों को अगर वीज़ा चाहिए तो वो सीधे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वीज़ा के लिए इंटरव्यू देना होता है तो वो यहाँ आ सकते हैं, और बहुत सारी जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, इसके अलावा सरकार के साथ बातचीत है, स्थानीय शासन के साथ जो बातचीत है, तो वो सब चीज़ें यहाँ से अच्छी तरह से हो सकती है। तो एक देश के एक दूतावास होता है, यानी एम्बेसी होती है, उसके अलावा काउंसलेट अलग अलग शहरों में भी होता है, अलग अलग हिस्सों में भी होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। अच्छा, भारतीय प्रधानमंत्री ने वहाँ पर मार्सेले में ही एक युद्ध समाधि है, उसका नाम है मज़ार गियोज़। तो वहाँ पर वो गए और जो भारतीय सैनिक को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उन सैनिकों को जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहाँ पर शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये बातचीत रही है, ये चीज़ें हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड अगला प्रश्न लेंगे हम लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा यानी 10 से 12 फरवरी तक जो हुई है, उस दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौते ज्ञापन पर सिग्नेचर किए गए हैं, कितने ये हुए हैं? ठीक है, साइन किया गया है MOU। आंसर क्या होगा? 10, टोटल 10 ऐसे समझौते हैं जो साइन किए गए हैं। ओके, तो क्या क्या समझौते हैं एक बार उन सब को देख लेते हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत फ्रांस ने घोषणा की कि हम दोनों देश जो है मिलकर काम करेंगे इस पर।
एक और बात है कि भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर घोषित कर दिया गया है अगले साल को, 2026 को। तो ये भी सवाल हो सकता है कि ये जो भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर है वो कब है, 2026 को है, और इसका लोगो का भी जो है वो लॉन्च कर दिया गया है इस दौरान। और क्या बात है हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट यानी डीएसटी भारत सरकार और वहाँ का जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल डी रिसर्च एंड इंफॉर्मेटिक एंड एट एन ऑटोमेटिक यानी INRIA, तो दोनों के बीच में इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर द डिजिटल साइंसेज की स्थापना के लिए जो है वो सिग्नेचर किया गया है, ये हुआ है। और क्या मुद्दा है, क्या बात एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो फ्रांसीसी स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्टेशन F में 10 भारतीय स्टार्टअप की मेजबानी के लिए समझौता हुआ, उनको भी वहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा, ये चर्चा हुई है, बातचीत हुई। एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए साझेदारी की भी बात हुई, मतलब कि रिएक्टर जो है बिजली उत्पादन के लिए वो हम वहाँ उसकी टेक्निक का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, एटॉमिक एनर्जी को लेकर और न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप को लेकर भी समझौता हुआ है, और भारत और फ्रांस के बीच में परमाणु ऊर्जा विभाग और वहाँ के फ्रांस के जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके बीच में ये हुआ है कि न्यूक्लियर साइंस को लेकर हम जो है वो एक दूसरे के देशों के बीच में हम बातचीत और बेहतर करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग टॉपिक है, जैसे टेक्नोलॉजी में ये रहा और परमाणु क्षेत्र में ये सर समझौते हैं। इंडो पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी ये बातचीत हुई है कि सहयोग के लिए ये आशय की घोषणा की गई है। सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर मिनी मार्सिले में भारत के वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन एक तो किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में ये बातचीत हुई है कि जो जैव विविधता है, वन, समुद्री मामले, इन सब पर दोनों देश जो हैं वो मिलजुल कर काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट और ये सब चीज़ें हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों को। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियो देखते हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन में ऑल का बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी वक्त पे मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस यात्रा 10 और 12 फरवरी को, उस दौरान फ्रांस को किस रॉकेट सिस्टम की पेशकश की है? ये मिसाइल रॉकेट सिस्टम है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ठीक है, इसको दिया जाएगा, ये पेशकश की है, और वो ये हो सकता है कि वो इसको लेकर इंपोर्ट करे। ये है पिनाक, जिसको इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राजपथ नहीं, अब तो कर्तव्य पथ है, तो कर्तव्य पथ पर इसकी परेड निकाली गई थी। और इसके लेकर दिलचस्पी है फ्रांस की। ये जो है ना पिनाक, वो ढेर सारे रॉकेट एक बार में हम मल्टी बैरल है तो छोड़ सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। फ्रांस के पास जो अपना मल्टी बैरल जो रॉकेट सिस्टम है वो उसने ज़्यादातर जो है ना वो यूक्रेन को दे दिया है। ठीक है, और वो उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी भी है, तो वो फ्रांस जो है ना वो इसमें दिलचस्पी रखता है। और वहाँ की सेना की एक टीम जो है वो भारत आ चुकी है, इसको देख चुकी है। तो ये एक बातचीत चल रही है कि इसको लिया जाए, फ्रांस से ले। ये जो है ना वो मतलब इसकी रेंज 38 किलोमीटर है, पिनाक MK1 की। कई तरह के गोला बारूद दाग सकता है। रेंज बढ़ाने पर भी काम चल रहा है, करीब 75 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। और आखिर योजना ये है कि 120 किलोमीटर फिर 300 किलोमीटर तक इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, DRDO ने इसको डेवलप किया हुआ है और 1986 में डेवलप किया था। इसके बाद से कई सारे वर्जन आ चुके हैं। और इसका उत्पादन कौन कर रहा है? तो टाटा एडवांस सिस्टम्स, इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT, वो इसका निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ये भी सवाल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लें। हाँ, पिनाक के बारे में काफ़ी कुछ पॉइंट्स जो है ना वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। ओके,
और जब इतनी फ्रांस की बात हो ही गई है तो फ्रांस के बारे में भी कुछ चर्चा कर लें। ओके, एक बार और देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, फ्रांस के। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, वो कौन है? फ्रांसवा बायरू। मुद्रा यहाँ पर है यूरो। ओके, और किस समुद्री सीमा से इसका है? तो एक तो मेडिटेरियन सी है, इसके अलावा बे ऑफ बिस्केक है, सेल्टिक सी है, इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ सी है, उन सब से ये कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और विदेश से लौट के अब भारत की ओर चर्चा करते हैं। तो प्रश्न होगा यहाँ पर कि भारतीय सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर लिया गया है, क्या कर दिया गया है? क्या नाम है? आंसर का विजय दुर्ग ये नाम रखा गया है। कहाँ पर है ये फोर्ट विलियम और अब विजय दुर्ग? तो वो है कोलकाता में। ठीक है, और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं कि हेडक्वार्टर जो है ना वो ईस्टर्न कमांड का उसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर की चीज़ें भी किचनर हाउस उसका नाम बदलकर मानिक शाह हाउस कर दिया गया है। अलग अलग गेट हैं इसके, उसका भी नाम बदला गया है। तो अब बात कर लेते हैं फोर्ट विलियम के बारे में भी, उसके इतिहास के बारे में। फोर्ट विलियम जिसका नया नाम अब विजय दुर्ग हो गया है, तो इसका निर्माण जो है ना वो 1781 में अंग्रेज़ों के द्वारा करवाया गया था और इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये जो नया नाम है ना विजय दुर्ग, ये महाराष्ट्र का जो एक ऐतिहासिक किला है विजय दुर्ग किला, मतलब उस नाम का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो विलियम फोर्ट जो है अब विजय दुर्ग हो गया है, जो कि है जो ईस्टर्न कमांड है उसका मुख्यालय है इंडियन आर्मी का। ठीक है, लेकिन ये विजय दुर्ग जो है ना महाराष्ट्र में भी है, वो ऐतिहासिक एक सिंधु दुर्ग तट पर विजय दुर्ग किला है, उसको संदर्भित करता है ये। ठीक है, विजय दुर्ग किला जो है ना वहाँ पर भी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जो किला है उसका निर्माण जो है ना 1193 यानी 1193 से 1205 तक किया गया था, और उसका निर्माण किया था शिलाहार वंश के राजा भोज द्वितीय के समय में करवाया गया था ये। ठीक है, तो विजय दुर्ग नाम अब दो जगह इस्तेमाल किया जाएगा, एक तो कोलकाता में और दूसरा जो पहले से है वो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कंफ्यूज हो मत होइएगा, एग्जामिनेशन में ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अगला क्वेश्चन लेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? क्या है नया नाम? पहले इस नाम से जाना जाता था, ये ट्रेनर जहाज था, मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी इससे, इसका नाम अब कर दिया गया है यशस। ठीक है, क्या है? यशस। तो HAL के जो अध्यक्ष हैं यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं डॉक्टर सुनील, तो उन्होंने कहा है कि ये नाम बदल दिया गया है, अब यशस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात रही। ठीक है, HAL जो है ना वो इसका निर्माण करता है, मीडियम रेंज का ये जेट ट्रेनर है जो आप देख सकते हैं। मतलब कि जब एयरफोर्स में जो एंट्री होती पायलट बनाए की ट्रेनिंग दी जाती है तो सबसे पहले इसी ट्रेनर विमान में दी जाता है। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन है वो इसका उसने जो है और डेवलप है ARDC ने किया हुआ है, एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर ने किया हुआ है, और HAL जो है ना उसका निर्माण करता है ये। ठीक है, भारतीय वायुसेना, नौसेना, इन सब के लिए ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी CPI 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? कहाँ पर, किस देश में? आंसर का साउथ सूडान। ठीक है, साउथ सूडान में। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी की है। 180 देशों में जो करप्शन की स्थिति है उस पर रिपोर्ट जारी की है, अभी फरवरी 2025 में जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम 2024 है क्योंकि 2024 का डेटा है इसमें, और जारी हुई है फरवरी 2025 में। ठीक है,
तो 180वें स्थान पर ये है साउथ सूडान। ठीक है, ओके। तो ये सबसे करप्ट देश के रूप में इसको जाना जा रहा है, इसमें ये आकलन किया गया है। ठीक है, अगर हम देखें जो 10 सबसे जो जिसकी करप्शन इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब देखने को मिली है, एक तो साउथ सूडान है, फिर हम देखेंगे सोमालिया है, उससे ऊपर वेनेजुएला, सीरिया, यमन, लीबिया, एरिट्रिया, इक्वेटोरियल गिनी, निकारागुआ, सूडान, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न लेंगे। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी CPI 2024 के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? सबसे कम भ्रष्ट देश की बात हो रही है, आंसर होगा डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश बताया जा रहा है और ये जो है ना, ये इसकी रैंकिंग नंबर 1 है। ठीक है, लगातार 7वीं बार है जब ये सबसे कम करप्ट कंट्री के रूप में इसको देखा गया है। और अगर सबसे कम करप्ट देशों की पूरी लिस्ट देखेंगे तो नंबर 1 पे डेनमार्क है, सेकंड पे फिनलैंड है, थर्ड पे सिंगापुर है, फोर्थ पर न्यूजीलैंड है और फिफ्थ पे 3 देश हैं, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। फिर 8th नंबर दिया गया है स्वीडन को, 9th है नीदरलैंड्स, 10th है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 10th स्थान है आइसलैंड का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और भारत की भी बात कर लेते हैं। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी CPI 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर का 96 रैंक है भारत की। कितनी है? 96 है 180 देशों में। ठीक है, और पिछले अगर आंकड़ा देखेंगे पिछली रिपोर्ट के अनुसार तो 3 पायदान जो है ना नीचे गिरा है भारत। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। पड़ोसी देश की स्थिति देखेंगे तो म्यांमार की रैंकिंग 168 है, अफ़गानिस्तान की 165 है, बांग्लादेश की 151 है, पाकिस्तान की स्थिति 135 है, श्रीलंका की 121 है, नेपाल की 107 है। ठीक है, मालदीव की 96 है, भारत की भी 96 है, चीन की 76 है, भूटान की 18 है रैंकिंग, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। अगला प्रश्न ये है कि प्रमुख मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया 12 फरवरी 2025 को। तो राम जन्मभूमि मंदिर उसके वो मुख्य पुजारी थे, 85 ईयर के थे और उनका निधन हो गया अभी। अगला क्वेश्चन होगा कि 39th नेशनल गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर होगा मेघालय। ठीक है, ये तय कर दिया गया है अभी। जो भारतीय ओलंपिक संघ है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसी ने फरवरी में ये जो है इसकी पुष्टि कर दी है। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, उनको लेटर दे दिया है। ठीक है, तो ये 39th जो नेशनल गेम्स है इसका आयोजन फरवरी मार्च 2027 में किया जाएगा, 2027 में। ओके, और 38वां जो नेशनल गेम्स है वो अभी चल रहा है, चला है अभी वो खत्म होने वाला है। तो वो कहाँ पर? तो देहरादून, उत्तराखंड में वो चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। प्रश्न होगा कि भारत मिस्र के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन 3 कहाँ पर आयोजित हुआ है? कहाँ शुरू हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान में ये आयोजन किया गया है। ये 3रा संस्करण है, इसलिए साइक्लोन 3 नाम है। 10 फरवरी से 23 फरवरी तक। ओके, और तो ये इवेंट चल रहा है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। क्वेश्चन होगा अगला, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 10 फरवरी को। देखिए, इसको फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है हर बार, तो इस बार 2025 में 10 फरवरी को मनाया गया। उद्देश्य यही है कि मृगी को लेकर जागरूकता बढ़े लोगों में। अगर सवाल हो कि राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मृगी दिवस जो है ना, नेशनल एपिलेप्सी डे, वो 17 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर बात होगी इंटरनेशनल की तो 10 फरवरी आ जाएगा 2025 में। अगला क्वेश्चन होगा, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होगा 11 फरवरी को। और इस दिवस की घोषणा जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी 2015 में।
अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 13 फरवरी को। ठीक है, और इस बार की थीम भी है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, ये इस बार की थीम रखी गई है। इस दिन क्यों मनाया जाता है ये वर्ल्ड रेडियो डे? क्योंकि 1945 में इसी दिन यूनाइटेड नेशंस रेडियो का प्रसारण पहली बार हुआ था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न लेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन सरोजनी नायडू की जयंती है। ठीक है, सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 1879 में। ठीक है, सरोजनी नायडू को कई नाम से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला इस नाम से। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। और 1925 में सरोजनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी। ओके, उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी रह चुकी थी वो आज़ादी के बाद। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ओके, बाय।